I give you the introduction of this subject. The classical mechanics is a theory of motion which describe the motion of particles or objects which are not very small in size. It discusses the motion of particles which have not very large speed as compared to the speed of light, and it discusses the motion of objects which are not very large, just like the heavenly objects in the universe. Therefore, it discusses only the motion of the usual objects in our daily life. The classical mechanics involves the basic theory which becomes the base for the quantum mechanics, special theory of relativity and general theory of relativity. In quantum mechanics, we discuss the small sized particles just like electrons, atoms and molecules. In special theory of relativity, we discuss the motion of particles with very high speeds comparable with the speed of light in vacuum. In general relativity, we discuss the motion of objects in gravitational fields, just like heavenly objects, etc. First of all, we discuss the introduction to the Newtonian mechanics before going into the details of classical mechanics. There are some basic definitions related to the classical mechanics. First of all, what is mechanics? Mechanics is the science of motion of material objects. It means that knowing the position of the moving objects, that is the coordinates x, y, z at any time t, we can know its whole mechanics. That अगर हमारे पास किसी पार्टिकल की पोजीशन हो जो कि कोऑर्डिनेट्स, अगर वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में है तो वो एक्स वाई जी से रिप्रेजेंट हो सकती है. अगर हमारे पास हर टाइम टी पर पोजीशन एक्स वाई जी हमें मालूम हो तो हम उस ऑब्जेक्ट की कंप्लीट मैकेनिक्स को डिस्क्राइब कर सकते हैं. मैकेनिक्स दो तरह से डिस्क्राइब की जाती है. इसका एक मेथड है काइनेमेटिक्स. काइनेमेटिक्स डिस्क्राइब करती है मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विदाउट कंसिडरिंग द कॉज ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल्स, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एट्सेट्रा. यानी हम कॉज ऑफ मोशन को डिस्कस किए बगैर ऑब्जेक्ट की मोशन को डिस्कस करते हैं. कॉज ऑफ मोशन क्या है? हमारे पास कॉज ऑफ मोशन फोर्स होती है. तो अगर हम फोर्स जिसने बॉडी को मोशन में जो लेकर आई है उसको डिस्कस नहीं कर रहे बल्कि सिर्फ ऑब्जेक्ट की मोशन को डिस्कस कर रहे हैं तो फिर हम उसको काइनेमेटिक्स कहते हैं. फॉर एग्जांपल, हम किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी फाइंड करते हैं, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करते हैं, एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं, इसी तरह से मोमेंटम फाइंड करते हैं. तो इसमें जब हम बॉडी को मोशन में ले रहे होते हैं तो हम ये डिस्कस नहीं करते कि उस बॉडी को मोशन में लाने वाली फ़ोर्स क्या थी, बल्कि सिर्फ ये मालूम कर रहे होते हैं कि उस बॉडी की मोशन के दौरान उसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, कितने टाइम में किया, उसकी वेलोसिटी क्या थी, वेलोसिटी कांस्टेंट थी, वेरिएबल थी, इनिशियल वेलोसिटी क्या थी और फाइनल वेलोसिटी क्या थी. तो ये सब के सब पैरामीटर्स आपने देखा भी है न्यूटोनियन मैकेनिक्स में. इक्वेशन ऑफ मोशन से हम ये चीज़ें फाइंड कर सकते हैं. तो ये काइनेमेटिक्स है जिसमें हम फोर्स के बगैर जो है वो मोशन को डिस्कस करते हैं. तो दूसरा जो इसका मेथड है मैकेनिक्स को स्टडी करने का उसको हम कहते हैं डायनेमिक्स. डायनेमिक्स क्या है? डायनेमिक्स डिस्क्राइब द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय इन्वेस्टिगेटिंग कॉज ऑफ मोशन, दैट इज़ फोर्स. So using cause of motion by deriving the equation of motion and solving it analytically. तो इस मेथड में हम क्या करते हैं कि हमारे पास अगर फोर्स हमें गिवन हो या फोर्स का फंक्शन इन टर्म्स ऑफ पोजीशन हमें गिवन हो, समटाइम्स ये इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी या इन टर्म्स ऑफ एनी काइनेमेटिक वेरिएबल हमें गिवन हो सकता है. अगर हमें फोर्स का फंक्शन गिवन हो तो फिर हम उसको न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में सब्स्टिट्यूट करके इक्वेशन ऑफ मोशन बनाते हैं और उस इक्वेशन ऑफ मोशन का सोल्यूशन उसी तरह से टाइम के साथ पोजीशन कोऑर्डिनेट से हमें मिल जाता है. इसकी एक एग्जांपल अभी मैं आपके सामने रखता हूं, लेकिन उससे पहले हम देख लें कि व्हाट इज़ इक्वेशन ऑफ मोशन. इक्वेशन ऑफ मोशन इज़ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इन स्पेस एंड टाइम वेरिएबल्स obtained by using force or some other functions as input and obtaining a differential equation of position variables with respect to time. तो इसका जो सोल्यूशन होगा इक्वेशन ऑफ मोशन का वो हमें पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम देगा, जैसे हमने अभी काइनेमेटिक्स में डिस्कस किया. तो
इक्वेशन ऑफ मोशन को बनाने का मेथड ये है कि न्यूटोनियन मैकेनिक्स में हम सेकंड लॉ ऑफ मोशन को यूज़ करते हैं। इस सेकंड लॉ ऑफ मोशन में एक्सेलरेशन जो है उसको हम सेकंड डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम लिख सकते हैं। यहाँ मैंने पोजीशन x यूज़ की है क्योंकि ये वन डायमेंशनल केस के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब आप इस इक्वेशन में देखिए, दिस इक्वेशन इज़ इन टू वेरिएबल्स, दैट इज़ पोजीशन एंड टाइम। मैथ आपको पता है कांस्टेंट है, फोर्स जो है ना वो एक अननोन है। अगर हमें फोर्स का फंक्शन मालूम हो, यानी अगर हमें इनपुट के तौर पर फोर्स का फंक्शन यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें, तो हमें एक ऐसी इक्वेशन ऑफ मोशन मिल जाएगी जिसका सोल्यूशन पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम हमारे पास आएगा। इसको समझने के लिए ये एक एग्जांपल है, वन डायमेंशनल सिंपल हार्मोनिक मोशन विच इज़ हॉरिजॉन्टल मैथ स्प्रिंग सिस्टम। ये आपने एलिमेंट्री मैकेनिक्स में पढ़ी हुई है। इसमें आपने देखा कि इनपुट फंक्शन हुक्स लॉ से हम लेते हैं फिजिकल टू माइनस के एक्स, जिसे आप रीस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। जब हम ये रीस्टोरिंग फोर्स का फंक्शन लेकर फोर्स की जगह न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन सब्स्टिट्यूट करते हैं में, तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन बनता है और एक्सेलरेशन ये आ जाता है। तो इसमें एक्सेलरेशन को जब हम सेकंड डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास आती है। अब इस इक्वेशन ऑफ मोशन में आप देख लें के और एम दोनों कॉन्स्टेंट्स हैं। चूँकि हमारे फोर्स का फंक्शन एक्स वेरिएबल में था तो एक्स पोजीशन वेरिएबल यहाँ अपीयर हो गया। तो ये पूरी इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो पोजीशन और टाइम में हमारे पास आ गई। इसका सलूशन ऑब्वियसली एक्स और टी में ही होगा जो भी होगा, लेकिन बहरहाल इसका सलूशन अगर आप फाइंड कर सकें तो फिर इस तरह का एक सलूशन हमारे पास आता है। यह आपने एलिमेंट्री मैकेनिक्स में फाइंड किया हुआ है। इसको अगर आप गौर से देखें तो ये पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम है, क्योंकि इसमें एक्स नोट, ओमेगा और फाई दीज आर कॉन्स्टेंट्स। तो हमारा जो सोल्यूशन है वो पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम है। अब आप फॉर इंस्टेंट इसे देखिए, अगर आप इस पोजीशन का फर्स्ट ऑर्डर टाइम डेरिवेटिव लेते हैं तो आपके पास वेलोसिटी आ जाएगी, जो आप किसी भी पोजीशन यानी न्यूमेरिक नंबर जो है पोजीशन का उस पर आप फाइंड भी कर सकते हैं। इसी तरह से आप इस पोजीशन का अगर सेकंड डेरिवेटिव ले लें विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो आपके पास एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो अगर आप पोजीशन ही फाइंड करना चाह रहे हैं किसी टाइम पर्टिकुलर टाइम पर तो आप डायरेक्टली टाइम की वो न्यूमेरिक वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि किस तरह हम फोर्स का फंक्शन इनपुट के तौर पर यूज़ करके तो इक्वेशन ऑफ मोशन बनाते हैं, और इस इक्वेशन ऑफ मोशन का जो सोल्यूशन हमारे पास आता है वो सोल्यूशन हमें कंप्लीट मैकेनिक्स की डिस्क्रिप्शन देता है उस पार्टिकल के लिए। यहाँ इम्पोर्टेंट बात जो है वो ये है कि न्यूटोनियन मैकेनिक्स में हम फोर्स के फंक्शन के थ्रू इक्वेशन ऑफ मोशन तक जाते हैं, लेकिन क्लासिकल मैकेनिक्स में हम डिफरेंट मेथड्स पढ़ेंगे जिसमें आप देखेंगे कि फ़ोर्स के अलावा भी कुछ ऐसे फंक्शंस मौजूद हैं जिनसे हम इक्वेशन ऑफ मोशन को अप्रोच कर सकते हैं। तो इसमें एनर्जी के फंक्शंस होंगे, लग्रांज फंक्शन होगा, हैमिल्टन्स फंक्शन होगा। ये लेटर ऑन हम इन मेथड्स को डिस्कस भी करेंगे। तो याद रखिए कि सिर्फ फोर्स के फंक्शन से ही इक्वेशन ऑफ मोशन ऑब्टेन नहीं की जाती, बल्कि कुछ और फंक्शन भी क्लासिकल मैकेनिक्स में एग्जिस्ट करते हैं जिनसे हम इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड कर सकते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट बात यहाँ आप याद रखिए कि इक्वेशन ऑफ मोशन बनाना, एक फ़िज़िकल सिस्टम जो आपका मैकेनिकल सिस्टम है उसको इक्वेशन ऑफ मोशन में कन्वर्ट करना, ये एक मेथड है। उसके बाद इक्वेशन ऑफ मोशन के सोल्यूशन तो ऑब्वियसली आपको पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम ही मिलेंगे। तो मैथमेटिक्स में आप लोग डिफरेंशियल इक्वेशन के सोल्यूशन के बहुत से मेथड्स पढ़ते हैं। तो क्लासिकल मैकेनिक्स का जो रोल है यहाँ वो सिर्फ इतना है कि हमने एक फ़िज़िकल या मैकेनिकल सिस्टम को एक इक्वेशन ऑफ मोशन में कन्वर्ट करना होता है। जब इक्वेशन ऑफ मोशन हमारी बन जाती है तो हमारा जो फिज़िक्स है इसमें वो कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद आप मैथमेटिक्स को यूज़ करके डिफरेंट मेथड से उस डिफरेंशियल इक्वेशन के सोल्यूशन फाइंड कर ही सकते हैं। तो आप देखेंगे कि इस सब्जेक्ट में हम एक मैकेनिकल सिस्टम को अक्सर उसको हम लेंगे और उसको इक्वेशन ऑफ मोशन में लेकर आएंगे बाय यूजिंग डिफरेंट मेथड्स। जैसे ये एक मेथड तो अभी मैंने आपको बताया न्यूटोनियन मैकेनिक्स से कि फ़ोर्स का फंक्शन अगर इनपुट के तौर पर लिया जाए तो किस तरीके से हम पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम फाइंड कर सकते हैं, कैसे इक्वेशन ऑफ मोशन के थ्रू उसको ऑब्टेन कर सकते हैं, और किस तरह से ये फंक्शन जो है टाइम का फंक्शन ये किस तरह से आपको डिफरेंट पैरामीटर्स ऑफ मैकेनिक्स जो है वो देता है, जैसे वेलोसिटीज़, एक्सेलरेशंस, मोमेंटम वगैरह। तो ये एक मेथड है। इसके अलावा डिफरेंट मेथड्स हैं जो हम इस सब्जेक्ट में डिस्कस करेंगे। फ्रेम ऑफ रेफरेंस,
एक ऑब्ज़र्वर एक ऐसा इंडिविजुअल होता है जो स्पेस और टाइम कोऑर्डिनेट्स को मेजर करता है। तो उसको ज़रूरत होती है एक सेट ऑफ एक्सिस की जिसमें रेफरेंस पॉइंट से वो मेजरमेंट कर सकता हो। तो हम डिफ़ाइन करते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस, अ सेट ऑफ स्पेस एंड टाइम मेजरिंग डिवाइसेस of an observer and coordinate axis is referred to as a frame of reference. For example, a Cartesian coordinate system is attached to an observer having space and time measuring devices as shown in figure. There are two types of frame of reference. Inertial frame of reference. The frame of reference in which law of inertia holds is called an inertial frame of reference. For example, a frame at rest or in uniform motion. Then we have a non-inertial frame of reference. It is the frame of reference in which law of inertia does not hold, is called a non-inertial frame of reference. For example, a frame moving with an acceleration, that is non-uniform motion. Now we discuss Newton's laws. In the first law of motion, a particle continues to be in its state of rest or of uniform motion in a straight line unless it is compelled to change that state by an applied force. ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है ये हमें बताता है कि किस तरह फोर्स जो है वो कॉज ऑफ मोशन है। अगर आपके पास एक पार्टिकल है और वो किसी एक स्टेट में है या रेस्ट में है या मोशन में है, तो दोनों स्टेट्स में से कोई भी उस वक़्त तक चेंज नहीं होगी जब तक उस पर कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगी। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, अ पार्टिकल विल चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन व्हेन इट इज़ एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। तो जब एक पार्टिकल पे फोर्स लगेगी तो ऑब्वियसली वो अपनी स्टेट को चेंज करेगा। स्टेट के चेंज होने से क्या होगा कि हमारे पास मोमेंटम जो है उसमें चेंज आएगी। तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द पार्टिकल। तो इसको समझने के लिए हम कंसिडर करते हैं कि इफ़ F इज़ द फोर्स एंड P इज़ द लीनियर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल, देन फोर्स इज़ द टाइम रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। और मोमेंटम जैसा कि आपको पता है कि mv से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो हम मोमेंटम को mv से रिप्लेस कर देते हैं। और अगर मैथ जो है वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा तो उसे कांस्टेंट लेते हुए हम बाहर ले लेते हैं। तो dv/dt आपको पता है कि एक्सेलरेशन के इक्वल होता है, तो हमारे पास ये फेमिलियर फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन आ जाती है, F इज़ इक्वल टू ma। थर्ड लॉ ऑफ मोशन इज़ वेरी फेमिलियर टू ऑल ऑफ यू। द म्यूचुअल एक्शन एंड रिएक्शन आर ऑलवेज इक्वल बट इन ऑपोजिट डायरेक्शंस। यहाँ एक्शन और रिएक्शन हम फोर्सेस को कहते हैं। तो आफ्टर डिस्कसिंग द लॉज ऑफ मोशन एंड द बेसिक फिनोमेना इन न्यूटोनियन मैकेनिक्स, now we state and prove different conservation theorems in the classical mechanics. The basic conservation theorems usually used in mechanics are conservation of linear momentum, conservation of angular momentum and conservation of energy. हम ये तीनों थ्योरम स्टेट भी करेंगे और इनको प्रूव भी करेंगे फॉर टू डिफरेंट केसेस। फर्स्ट केस में हम सिंगल पार्टिकल मोशन के लिए इसको प्रूव करेंगे और सेकंड केस में हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की मोशन के लिए इसको यूज़ करें। तो इन द फर्स्ट केस व्हेन वी हैव अ सिंगल पार्टिकल मोशन, we state the conservation of linear momentum as if the total external force acting on the particle is zero, the linear momentum of the particle is conserved or constant। यानी अगर हमारे पास कोई फोर्स नहीं लग रही ऑब्जेक्ट के ऊपर तो उसका मोमेंटम भी चेंज नहीं होगा। तो इसको प्रूव करना बहुत सिंपल है। हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन लेते हैं इन दिस फॉर्म, फोर्स इज़ द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो जैसे कि हमने कहा कि अगर एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रही, दैट इज़ F इज़ इक्वल टू ज़ीरो, देन द टाइम डेरिवेटिव ऑफ मोमेंटम बिकम ज़ीरो और इस तरह से मोमेंटम हमारे पास कांस्टेंट आ जाता है। अब हम सिंगल पार्टिकल मोशन के लिए कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को डिस्कस करेंगे। ये कंजर्वेशन थ्योरम स्टेट करता है कि इफ़ द टोटल टॉर्क एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज़ ज़ीरो, देन द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल रिमेन्स कंजर्व्ड और कांस्टेंट। तो जैसा कि आपको मालूम है कि जिस तरह लीनियर मोशन में फोर्स कॉज ऑफ मोशन है, इसी तरह से एंगुलर मोशन में टॉर्क इज़ द कॉज ऑफ मोशन। तो यहाँ इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए प्रीवियस थ्योरम की तरह, जैसे हमने वहाँ फोर्स को
टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पहले लिखा था, इसी तरह से यहाँ हम टॉर्क को टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम लिखेंगे। लेकिन जैसा कि सेकंड लॉ ऑफ मोशन से ऑलरेडी हमारे पास वो रिलेशन मौजूद था, F इजिकल टू डी पी ओवर डी टी, यहाँ हमारे पास इस तरह का कोई रिलेशन ऑलरेडी मौजूद नहीं है। तो इसलिए पहले हम ये प्रूव करेंगे कि टॉर्क इज़ द टाइम रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, और फिर हम उसी तरह से जैसे प्रीवियस थ्योरम हमने प्रूव किया उसी तरह से इसको प्रूव करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं विद द डेफिनेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, which says that angular momentum is the cross product between r and p, where r is the position vector of the particle from the origin O of a reference frame. The torque of the rotating object is defined as, it is the cross product between the moment arm and the force. Now consider the torque which is r cross f. हम फोर्स को सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से डी पी ओवर डी टी लिख सकते हैं और लीनियर मोमेंटम को हम एम वी लिख सकते हैं, और इसको हम इक्वेशन 1 कह के यहाँ छोड़ देते हैं। अब हम इस्तेमाल करेंगे ये वेक्टर आइडेंटिटी जो कहती है कि टाइम डेरिवेटिव ऑफ एनी टू वेक्टर्स ए क्रॉस बी, दिस इज़ इक्वल टू जस्ट लाइक द प्रोडक्ट रूल ऑफ द डिफरेंशिएशन, द डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट वेक्टर क्रॉस द सेकेंड वेक्टर प्लस द फर्स्ट वेक्टर क्रॉस द डेरिवेटिव ऑफ द सेकेंड वेक्टर। अब यहाँ इस आइडेंटिटी में अगर ए वेक्टर की जगह मैं आर ले लूँ और बी वेक्टर की जगह मैं मोमेंटम का वेक्टर यानी एम वी ले लूँ, तो फिर यही आइडेंटिटी जो यहाँ पर ये लिखी हुई है ये क्या बन जाएगी, ये इस शक्ल में हमारे पास आ जाएगी जैसे ये लिखी हुई है। तो इसमें ये जो ग्रीन कलर की टर्म, इस ग्रीन कलर की टर्म को एक साइड पे कर लीजिए तो हमारे पास कुछ इस तरह का बन जाएगा। इसी तरह से ये जो रेड टर्म मैंने रिप्रेजेंट की हुई है ये वेलोसिटी है, तो अगर हम इसकी जगह वेलोसिटी को सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमारे पास ये रिलेशन बन जाता है। मैस चूँकि आपका स्केलर है तो v क्रॉस v हमारे पास आ जाएगा और v क्रॉस v ज़ीरो होता है, आपको पता है। और इसी तरह से यहाँ mv जो है वो p के इक्वल हो जाएगा, और r क्रॉस p जैसा कि पहले डिफ़ाइन किया वो एंगुलर मोमेंटम l के इक्वल होता है। तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन गया। अब इसमें हमारे पास कुछ यूँ बन जाता है ये एक्सप्रेशन। तो इस एक्सप्रेशन को अगर हम कंपेयर करें इक्वेशन 1 से, तो आप देखेंगे इक्वेशन 1 में ये जो टर्म है ये सारी की सारी टर्म दिस इज़ इक्वल टू द टॉर्क टॉ। तो अगर मैं इसकी जगह टॉर्क को सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ तो टॉर्क इज़ द टाइम डेरिवेटिव ऑफ द एंगुलर मोमेंटम, जिस तरह फर्स्ट कंजर्वेशन थ्योरम में हमारे पास आ गया था। तो अब हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट नहीं कर रहा बॉडी पर तो टॉ इज़ इक्वल टू ज़ीरो, और अगर टॉ ज़ीरो हो जाता है हमारे पास तो टाइम डेरिवेटिव ऑफ एंगुलर मोमेंटम बिकम ज़ीरो, जिसका मतलब ये है कि एंगुलर मोमेंटम इज़ अ कांस्टेंट और कंजर्व्ड क्वांटिटी। तो इस तरह से हमारा ये थ्योरम प्रूव हो जाता है। नाउ वी डिस्कस द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉर अ सिंगल पार्टिकल मोशन। दिस थ्योरम स्टेट्स दैट द टोटल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल ड्यूरिंग इट्स मोशन रिमेन्स कॉन्स्टेंट। इसको प्रूव करते हैं। Let us look at the work done by a force F on a particle in moving from any position 1 to position 2. This work done is given by W12 is equal to integral of F dot dr. हम वर्क डन को इंटेग्रल की फॉर्म में उस वक्त लिखते हैं जब हमारे पास फोर्स जो है वो कांस्टेंट ना हो। जब फोर्स कांस्टेंट नहीं होती तो फिर हम एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट जहाँ तक फोर्स कांस्टेंट हो सकती है उसके लिए वर्क डन को लिखते हैं F डॉट डी आर, यानी डी आर एक ऐसा डिस्टेंस है जहाँ तक फोर्स आपकी कांस्टेंट रही। तो उसके लिए वर्क को पहले डिफ़ाइन करते हैं जो कि सिर्फ एफ डॉट डी आर होता है, और फिर उसको इंटीग्रेट कर देते हैं ओवर द होल डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम पोजीशन 1 टू पोजीशन 2। तो इस तरह से हम इस वर्क डन को यहाँ पर लिखते हैं। तो फोर्स को न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से हम एम ए के इक्वल लिख सकते हैं। तो चूँकि एक्सेलरेशन यहाँ डी वी ओवर डी टी होता है तो हमने यहाँ देखें आप डी वी ओवर डी टी से इसको रिप्लेस किया, और इसी तरह से वेलोसिटी जो है वो डी आर बाई डी टी है, यानी टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। तो यहाँ से डी आर की वैल्यू वी डी टी हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट की है, तो ये हमारे पास आ गया। अब ये W12 जो है उसको हम लिख सकते हैं m/2 ऑफ, चूँकि ये डी वी डी टी तो कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, चूँकि ये डी वी डॉट वी है तो फिर हम इसको डेरिवेटिव ऑफ वी स्क्वायर लिख सकते हैं। ये 2 से डिवाइड किया, अगर आप इस डेरिवेटिव को ओपन करें तो यहाँ से जो 2 आएगा वो इस 2 से कैंसिल भी हो जाएगा, और आपके पास फिर क्या आएगा,
आपके पास आएगा वी डी वी, जो कि यहाँ था डी वी इंटू वी, और डॉट इसलिए ख़त्म हो जाता है क्योंकि डी वी और वी बोथ आर इन द सेम डायरेक्शंस। तो हमारे पास ये चूँकि टोटल डेरिवेटिव बन गया, ये डी टी कैंसिल हो सकते हैं, तो ये जो वी स्क्वेयर है ये हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रल से। तो इस पे हम लिमिट्स लगाएंगे 1 से 2, तो ये m/2 v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर आएगा। m/2 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये दिस इज़ हाफ mv2 स्क्वायर माइनस हाफ mv1 स्क्वायर, दैट इज़ द फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, और द काइनेटिक एनर्जी एट पोजीशन 2 माइनस काइनेटिक एनर्जी एट पोजीशन 1। तो हमारे पास वर्क डन जो है वो इन टर्म्स ऑफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आ गया। नाउ वी कैलकुलेट द सेम वर्क इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ऐसा करने के लिए हम ये कंसिडर करेंगे कि फॉर अ कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड, फोर्स कैन बी रिटन एज द नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी। ये एक्सप्रेशन फेमस है कंजर्वेटिव फील्ड के लिए। तो कंजर्वेटिव फील्ड क्या होती है? कंजर्वेटिव फील्ड एक ऐसी फील्ड होती है जिसमें वर्क डन इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होता है, यानी आप किसी भी पाथ से वर्क डन कैलकुलेट करें, अगर 2 पॉइंट इनिशियल और फाइनल पॉइंट फिक्स रखे जाएं तो वर्क डन सेम ही आएगा आपके पास। सेकेंडली, कंजर्वेटिव फील्ड एक ऐसी फील्ड होती है जिसमें वर्क डन अलोंग अ क्लोज पाथ जो है वो ज़ीरो होता है। तो कंजर्वेटिव फील्ड में हम एलिमेंट्री मैकेनिक्स में ये प्रूव कर चुके हैं कि फोर्स इज़ द नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी। तो इसको हम यूज़ करेंगे। यहाँ V जो है, V इज़ द पोटेंशियल एनर्जी। नाउ अगेन लुक एट द वर्क डन बाय अ फोर्स F ऑन अ पार्टिकल इन मूविंग फ्रॉम द पोजीशन 1 टू पोजीशन 2, द सेम रिलेशन। इसमें हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इस बार फोर्स की जगह पर माइनस डेल वी डॉट डी आर। तो चूँकि ये डेल ऑपरेटर स्पेस ऑपरेटर होता है, यानी डी ओवर डी आर, तो हमारे पास ये डी आर वैक्टर इस डी आर से कैंसिल हो जाएगा। तो टोटल डेरिवेटिव ऑफ टोटल डिफरेंशियल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास आ जाता है, जो इंटीग्रेशन से ख़त्म हो जाएगा और हमारे पास कुछ ये एक्सप्रेशन बनेगी। तो लिमिट्स अप्लाई करेंगे तो दिस इज़ v2 माइनस v1 विद अ नेगेटिव साइन। अब हमारे पास ये सेम वही वर्क डन है, वर्क डन फ्रॉम 1 to 2। इसको हम कंपेयर कर सकते हैं इक्वेशन 1 से। सो कंपेयरिंग इट विद इक्वेशन 1 वी हैव T2 माइनस T1 इज इक्वल टू दिस। इसको रीअरेंज करें थोड़ा सा तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन है। अब ये जो लेफ़्ट साइड है ये हमें बता रही है कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पोजीशन 2। तो दिस इज़ द टोटल एनर्जी E2 ऑफ द पार्टिकल एट पोजीशन 2। इसी तरह राइट हैंड साइड आप देखिए कि T1 प्लस V1 का क्या मतलब है। दिस इज़ द टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल एट पोजीशन 1। तो हमारे पास E1 इज़ द टोटल एनर्जी एट पोजीशन 1 आ जाती है। तो ये एक्सप्रेशन हमें बताता है कि जो टोटल एनर्जी पार्टिकल की पोजीशन 2 पर थी वही टोटल एनर्जी पार्टिकल की पोजीशन 1 पर है। दैट इज़ एनर्जी एट पोजीशन 2 इज़ इक्वल टू द एनर्जी एट पोजीशन 1। देयरफॉर द टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट और कंजर्व्ड। तो इस तरह से हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रूव हो जाता है।